नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी किताब खत्म करने पे आ गए हम लोग। छठा चैप्टर है ये। इसके 2 पार्ट्स बनेंगे और उसके बाद ये किताब फाइनली खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग 10th की किताब शुरू करेंगे ज्योग्राफी की। तो हम यहाँ पे शुरुआत कैसे की गई, देखिए आपको टाइटल से पता चल जाएगा। पॉपुलेशन की बात हो रही है। हमारा जो दुनिया है, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ना हो ह्यूमन बींग्स की, तो ये दुनिया कैसी रहेगी? क्या हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो माइनिंग के रिसोर्सेज हो, चाहे ट्रीज के रिसोर्सेज हो, प्लांट्स के रिसोर्सेज हो। अब देखिए, प्लांट्स के रिसोर्सेज कुछ हद तक तो एनिमल्स यूज करते हैं, उनको खाते पीते हैं। पत्तियों को खा के ये भेड़ बकरियां जिंदा रहती हैं। इन भेड़ बकरियों को खा के शेर वगैरह जिंदा रहते हैं। लेकिन ह्यूमंस ने जो बाकी तरीके के रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर के, उनका प्रयोग किया है। अगर हम लोग नहीं होते, मतलब ह्यूमंस नहीं होते, तो उन रिसोर्सेज का कभी प्रयोग ही नहीं होता। तो जो पीपल हैं वो बहुत जरूरी है सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के लिए। पीपल जरूरी है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगे। और रिसोर्सेज को यूज करने के साथ साथ ये जो लोग हैं, ये खुद भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है ना भाई। इसी ह्यूमन रिसोर्स के दम पे तो हम चीजें कर रहे हैं। और ये ह्यूमन रिसोर्स डाइवर्सिफाइड डोमेन्स में इन्वॉल्व है। डाइवर्सिफाइड डोमेन्स मतलब कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहा है, कोई एविएशन की फील्ड में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहा है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोल केवल एक पत्थर है, एक रॉक है एक तरीके की। अब जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोल का प्रयोग कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, तो स्टील इंडस्ट्री में कोल का प्रयोग होता है, पावर प्रोडक्शन में कोल का प्रयोग होता है। तो जब तक इन सब चीजों में कोल का प्रोड्यूस को हम समझेंगे ही नहीं, तब तक कोल बस एक पत्थर के बराबर है। फिर आप देखिए, फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती। अब ये फ्लड्स और सुनामी डिवास्टेटिंग क्यों है? क्योंकि एक बड़ी जो जनता है वो अफेक्ट होती है इनसे। तो मान लीजिए किसी कोस्टल इलाके में सुनामी आ जाती है, जो हमारे साउदर्न हिस्से थे तमिलनाडु के, वहां पे जब सुनामी आई थी तो वहां पे जान माल का नुकसान हुआ, वहां पे लोग रहते थे, बिल्डिंगें टूटी, इकोनॉमी को नुकसान हुआ। तो वो डिजास्टर कब बना? जब उस सुनामी या उस फ्लड ने किसी एक विलेज या किसी एक टाउन को अफेक्ट किया। तो पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब सोशल स्टडीज की बात होती है। ओके, अब देखिए, रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, चाहे कैलामिटीज की बात कर लीजिए, चाहे डिजास्टर्स की बात कर लीजिए, इन सब का मतलब कब आता है? जब ह्यूमन बींग्स पिक्चर में आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का पिक्चर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुल मिला के ये थॉट प्रोसेस हम क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स को रेफरेंस रख के हम अपनी सोसाइटी के अलग अलग चीज को एसेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो कितने ह्यूमन बींग्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या ग्रोथ है इन ह्यूमन बींग्स की, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है बेसिकली, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी क्या क्वालिटी है। इन सब चीजों के बेसिस पे वो इन्वायरमेंट जिसमें ये ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसके बारे में काफी कुछ पता किया जा सकता है। तो देखा जाए, अगर हमारे अर्थ के रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये किसने पता लगाया? ह्यूमन बींग्स ने। अर्थ के रिसोर्सेज के कंज्यूमर कौन है? तो वो भी ह्यूमन बींग्स है। अब हमारे लिए जब भी ह्यूमन बींग्स की स्टडी होती है, ये जानना जरूरी है कि एक देश में, और देश क्यों? क्योंकि भाई आज की डेट में जो भी हमारा लैंड है, दुनिया भर का जो लैंड है, वो देश के हिसाब से बटा हुआ है। वो देश अपने अपने लैंड पे अपने अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाते हैं। तो पहली बात तो, किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा वहां कितने लोग रहते हैं, वो उस देश में किन जगहों पे रहते हैं, उन जगहों के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, उस देश की जो आबादी है, जो लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडिया के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमको सेंसस से मिलता है। इंडिया के सेंसस की बात की जाए दोस्तों, सेंसस होता क्या है? बेसिकली दिस इज एन ऑफिशियल इनम्बरेशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको पीरियोडिकली किया जाता है। पहला सेंसस हमारे देश में कब हुआ था? 1872 में। किसके ऑर्डर पे? लॉर्ड मायो के ऑर्डर पे। ओके, उसके बाद 1881 से पहला कंप्लीट सेंसस हुआ, और उसके बाद से लेके हर 10 साल में आज की डेट में सेंसस कराए जा रहे हैं। जो लेटेस्ट सेंसस डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो 2011 का है। अगला डाटा पब्लिश होगा 2021 का। हालांकि वो 2021 में नहीं होगा, थोड़ा डिले के साथ पब्लिश होता है, क्योंकि डाटा को काफी बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है देखने के लिए कि हाँ भाई जो डाटा पब्लिश हो रहा है वो जेन्युइन हो। जब भी किसी एक देश की पॉपुलेशन के बारे में बात होती है, 3 फैक्टर्स को देखा जाता है। पहला, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक देश में
कितने लोग हैं और वो उस देश में कहाँ कहाँ रहते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से उस देश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और टाइम के साथ वो कैसे चेंज हुई है। और तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, उस देश में जो लोग हैं उनकी उम्र के ब्रैकेट्स क्या हैं, क्या सेक्स लेवल है, ठीक है, देखना पड़ेगा कि मतलब जो सेक्स रेशियो है वो परफेक्ट है या नहीं है। लिटरेसी लेवल्स क्या है देश के लोगों के, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, किस किस तरीके के ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में देखना। इंडिया की पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। एज ऑन मार्च 2011 इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़ लोग, 1.21 बिलियन लोग, जो कि दुनिया का 17.5% है और बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये इंडिया के अलग अलग भागों में। इंडिया का टोटल एरिया देखा जाए तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। अगर सेंसस डाटा देखा जाए 2011 का तो उत्तर प्रदेश की आजादी सबसे ज्यादा है, लगभग 19.9 करोड़, ऑलमोस्ट 20 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है हमारे देश का उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। वहीं पे अगर आप सिक्किम की बात कर लो, छोटा सा स्टेट है, 1975 के लगभग ये हमारे देश में मिल गया था। इसकी आबादी केवल 6 लाख है। लक्षद्वीप में केवल 64,500 लोग रहते हैं। आप देखो, इंडिया की लमसम आधी जनता 5 स्टेट्स में रहती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान का एरिया देखा जाए कौन से स्टेट का एरिया सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान में देश का केवल 5.5% आबादी रहती है। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखा रखा है जिसमें बता रखा है कि देश के जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पे कितनी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%। आप बाकी खुद देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाई डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है किसी एक जगह की कि वहां कितनी डेंस सेटलमेंट्स में लोग रह रहे हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की आप डेफिनेशन की बात करो तो क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ये बताता है उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी। और इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर आप बात की जाए कि इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटीज किस कंट्रीज की है, तो एक आप बांग्लादेश की बोल सकते हो, एक जापान की बोल सकते हो। इन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटीज पता करने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आती है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में ये बहुत ज्यादा है, लगभग 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में काफी कम है, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत जबरदस्त अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है आपको पॉपुलेशन डेंसिटीज एट स्टेट लेवल का। अब यहां पे हम लोग एक फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, आंध्र प्रदेश का जो मैप है, इस आंध्र प्रदेश के मैप में तेलंगाना मिला के दिखाया गया है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के मैप को 2 भागों में सेग्रीगेट नहीं किया गया, इसलिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग चीजों को दिखाया गया। हम देखने की कोशिश करते हैं कि 250 से कम कौन कौन से स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये आपको नजर आ रही छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। एक खास बात देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है, उत्तराखंड में कम है, सिक्किम में कम, अरुणाचल प्रदेश में कम, मेघालय में कम। जब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक सेकंड के लिए राजस्थान को भी जोड़ सकते हो, वहां पे फैक्टर्स अलग हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करिए तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन जगहों पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम होगी, क्योंकि किसी भी एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ वैसे भी रग्ड टेरेन है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है थोड़ी सी अनफेवरेबल हो जाती हैं, ठंडी ज्यादा लंबे समय के लिए पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन मिलती है वो बहुत स्पार्स है। इसीलिए ज्यादातर हिमालयन स्टेट्स में आपको 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम की पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। तो यही आप आसाम की बात करिए, पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करिए, यहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है।
देख लेते हैं यहाँ पे भाई आसाम और पेनिनसुलर स्टेट्स को। यहां पे आपको नजर आ रहा है आसाम, ये वाला कलर। और ये जो आसाम वाला कलर है ये गुजरात में भी नजर आ रहा है, महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में नजर आ रहा है। यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है आपकी 251 से 500। तो जो 250 से कम थी वहां तो बिल्कुल ही क्लाइमेटिक कंडीशंस भी खराब है, कुछ ज्यादा हिली टेरेन है। ये 251 से 500 वालों में भी बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो रेनफॉल कम होती है, ऊपर से रॉकी टेरेन है, एग्रीकल्चर के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटीज यहाँ पे थोड़ी कम है। ओके, देखिए हिली, डिसेक्टेड एंड रॉकी टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स, तो पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। वहीं पे अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाओ, केरला में आ जाओ, साउथ में, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज है। क्या रीजन बता रखे हैं? तो भैया फ्लैट प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल्स है, रेनफॉल बहुत होती है और इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक लिमिट से ज्यादा हमें मिलती है। एक बार इसको भी देखते हैं। ये देखिए केरला की बात कर लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी नजर आ रही है आपको केरला की? 751 से 1000, और 1001 से ऊपर पहुंच जाएगी भैया हमारे बिहार में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है और चूंकि एरिया कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। उत्तर प्रदेश की आबादी भी बहुत ज्यादा है, आप देख ही सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 करोड़ है 2011 सेंसस के हिसाब से। अब तो 20 करोड़ से खैर बहुत ही ज्यादा हो गई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का चूंकि एरिया बड़ा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार और वेस्ट बंगाल से कम हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे अब बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन एक हाईली डायनेमिक फिनोमिना है, इसका नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ये तीनों बदलते रहते हैं। यानी कितनी पॉपुलेशन होगी वो भी बदलेगी, कहाँ कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है वो भी रेगुलरली बदलती है, और इसकी कंपोजिशन हर चीज बदलती है। और ये किस तीन फैक्टर्स की वजह से होता है? बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। इन तीनों फैक्टर्स को एक एक बार करके हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ ये क्या है? refers to the change in the number of inhabitations of a country territory during a specific period of time। एक कंट्री टेरिटरी में कितने लोग रहते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इनके नंबर्स में कितना चेंज हो रहा है, ये बताता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बेसिकली 10 ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता है। ये जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसको दो तरीके से नापा जाता है। एक तो एब्सोल्युटली कितने लोग बढ़े, दूसरा परसेंटेज में कितने लोग बढ़े। ये दो चीजें हैं। ओके, एब्सोल्यूट नंबर्स को हर साल जोड़ा जाता है। ओके, या फिर अगर 10 साल में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मान लीजिए 2001 में जो आबादी थी और 2011 में जो आबादी है, 2001 की आबादी को आप सीधे सीधे 2011 की आबादी से वापस माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई। और वहीं पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे 2001 को बेस मान के, इंक्रीज अपॉन 2001 पॉपुलेशन इनटू 100, तो आपको पता चल जाएगी डिकेडल ग्रोथ। और उसको 10 साल के लिए मैनेज करके कंपाउंड रेट को लगा के आप एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो हमारा रेट ऑफ एनुअल इंक्रीज है वो, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ एनुअल इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मींस दैट इन अ गिवन ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100 पर्सन। देखिए ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको पता ही होगा। 100 लोग हैं, अगले साल 102 हो गए तो 102% की आबादी बढ़ गई। फिर 102 के कितने हुए तो उसको आप 2% से बढ़ाने के लिए 102 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको। तो ये जो नॉर्मल परसेंटेज के कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। 1951 में देखा जाए इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 36 करोड़ लोग और 2011 तक आते आते वो 121 करोड़ हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ में तो हमने दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। 1951 में हमारी पॉपुलेशन 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में, सबके डाटा यहाँ पे दे रखे हैं। डेकेडल इंक्रीज क्या है और एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तीनों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1951 में जो एनुअल ग्रोथ रेट हुई थी 1941 के कंपैरिजन में, यानी 1941 से लेके 1951 के जो 10 साल हैं उसमें पर ईयर जब एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया गया तो वो निकल के आया 1.25%। आप देखिए 1951 के बाद, यानी आप कह सकते हो कि हमारी आजादी के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। तो 1951 से 1961 का जो डिकेड था उसमें जो पॉपुलेशन बढ़ी वो 1.96% से बढ़ी। 61 से 71 में 2.20% से बढ़ी।
71 से 81 में 2.22% से बढ़ी। लेकिन 81 के बाद एक ट्रेंड देखा गया है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो थोड़ा धीमा हो रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर ग्रोथ रेट धीमा हो रहा है। तो 81 से 91 में 2.16%, 91 से 2001 में 1.97%, 2001 से 2011 में 1.64%। तो हम लोगों ने 1951 से लेके 1981 तक का ट्रेंड देखा और 1981 लेके 2011 तक का भी ट्रेंड देखा। देख लेते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट देखी जाए तो 1951 से 61 में 21.64% थी, 61 से 71 में 24.8, 71 से 81 24.66, 81 से 91 कम हुई 23.87, 91 से 2001 21.54 और 2001 से 2011 17.64। अभी जब 2021 का डाटा आएगा तो थोड़ा सा और प्रॉमिसिंग फिगर देखने को मिल सकता है। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कितनी रही है मिलियंस में, ये यहाँ पे दे रखा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड बताया गया, देखिए भले ही आपका जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो घट रहा हो, लेकिन जो बेस पॉपुलेशन अगर वो आपकी बड़ी है तो एक कम रेट का पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक्चुअल नंबर जो पॉपुलेशन का है वो बहुत बड़ा ले जाएगा। देखिए यही यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. India's annual increase in population is large enough to utilize efforts to conserve resource endowment and environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल 200, अब यहाँ पे 1951 से देखते हैं, 36 करोड़ से लगभग 44 करोड़ हुई, 44 करोड़ से 54, 54 से 68 करोड़, ये बढ़ रही है। अब इसमें कुछ परसेंटेज के इंक्रीज हो रहे हैं, वो परसेंटेज यहां है। अब भले ही ये परसेंटेज इंक्रीज घट रहा हो हर 10 साल का, लेकिन हर 10 साल बाद जो पॉपुलेशन का जो नंबर है, जो बेस नंबर है जिसको आपको नीचे रखना है, ये तो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पॉपुलेशन का बेस नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ एब्सोल्यूट बहुत बड़ी दिखेगी। तो आप देखिए 2001 सेंसस में जो 102 करोड़ पॉपुलेशन थी उसका अगर आप 21% या 22% निकालते हो तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों वो बहुत ज्यादा। एक मिनट, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये 17.64 है, तो 102 करोड़ का अगर आप 17.64% निकालते हो बढ़ा के तो ये निकल के आता है 121 करोड़। मान लीजिए ये 17.64% के जो बढ़ने का नंबर है वो इस सेंसस में 2021 के सेंसस में 14% पे आ जाता है। तो भले ही रेट ऑफ इंक्रीज घटा है लेकिन 121 का 14% बहुत बड़ा नंबर होगा, ये प्रॉब्लम है। तो आपकी जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन का नंबर है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो भले ही रेट ऑफ इंक्रीज आपका कम हो रहा है तब भी एब्सोल्यूट नंबर्स में जो नंबर ऑफ पीपल एग्जिस्टेंट है इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और उसकी वजह से जो रिसोर्स कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होगा, हमारे सामने जो एब्सोल्यूट चैलेंजेस हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। और एक और फैक्टर यहां पे प्ले में, देखिए भले ही ये जो ग्रोथ रेट कम हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की, ये ऐसा भी है दोस्तों, देखिए सरकार ने बहुत से स्कीम्स चलाई है बर्थ कंट्रोल की। मैं इमरजेंसी वाली स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल केसेस में लोगों को समझाया गया कि भैया फैमिली प्लानिंग करिए, जो बच्चे आप पैदा कर रहे हैं उनको अच्छे से पालिए, ये सब चीजें लोगों को समझाई गई और लोग समझ में भी पा रहे हैं। हर धर्म के लोग समझ पा रहे हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी एक लेवल पे पहुंच गए, वो सब चीजों को समझ रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो और चीजें प्ले में आ जाती हैं, एक तो डेथ रेट और एक माइग्रेशन। माइग्रेशन को उतना इंपॉर्टेंट अगर हम ना भी माने तो डेथ रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी के समय से अगर हम देखा जाए इस स्पीड पे हम बढ़ते रहे तो हम चाइना को 2045 में क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बढ़ जाएंगे। तो बर्थ रेट सबसे पहले देख लेते क्या होता है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, बहुत मेजर कंपोनेंट है ग्रोथ का। ओके, जितनी ज्यादा बर्थ रेट उतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। वहीं पे डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। और भैया एक और बहुत बड़ा कारण हमारी जो पॉपुलेशन का बढ़ने में रहा है वो ये है कि बर्थ रेट तो घट रहा है, डेथ रेट उससे ज्यादा तेजी से घट रहा है। एक अच्छी बात भी है, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, एनवायरमेंट अच्छा हो रहा है, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ा हो रहा है, लोग जल्दी मर नहीं रहे। पहले तो ऐसे ही मरते थे भैया, बीमारी लगी मर गए, वो चल बसे, ठीक है, इस टाइप की चीजें बहुत हुआ करती थी। लेकिन चलिए अब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है, लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा है, जरूरी है। एक डेवलपिंग कंट्री का, एक डेवलप्ड कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोग लंबी जिंदगी जिए। तो 1980 से अगर ट्रेंड देखा जाए, 1980 के पहले का ट्रेंड क्या था कि बर्थ रेट तेज हो रहा था, डेथ रेट घट रही थी, तो भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1980 के बाद क्या ट्रेंड हुआ
कि डेथ रेट तो घट रही है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे घट रहा है, जिसकी वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो गया, जिसके चलते जो पॉपुलेशन रेट का जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा कम हो गया। ये 1981 के बाद हमको ये ट्रेंड देखने को मिला है। तो बर्थ रेट डेथ रेट तो रोल प्ले करते ही हैं, एक रोल प्ले करता है माइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए माइग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनल माइग्रेशन में एक यूपी का किसान मुंबई में आके दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है तो दिस इज इंटरनल माइग्रेशन, और एक इंडिया की बैंगलोर में आईटी कंपनी में काम करने वाला आदमी यूएस में जाके सेटल हो गया तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये जो इंटरनल माइग्रेशन है वो हमारे पॉपुलेशन के पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट नहीं करता। वो अलग बात है कि देश के अलग अलग जगहों पे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करता है माइग्रेशन। और यहां पे जो सबसे मेन बात होती है वो होती है अर्बन वर्सेस रूरल की। आप देखिए जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ एक बहुत तेज पुश आया है माइग्रेशन में। रूरल एरियाज में ज्यादा काम करने को है नहीं, गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। वहीं पे सिटी में सोचा जाता है कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सिटी में जाके काम करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं सिटी की तरफ।